हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ फॉरवर्ड। होप यू आर लर्निंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे वार एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। देखेंगे कि यहाँ पर ये स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल पर है या पर नहीं, यानी कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इन सब चीजों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। और आपका क्या ओपिनियन है कि क्या ये शेयर इस समय ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, कमेंट बॉक्स में आप चाहो तो बता सकते हो आपका ओपिनियन क्या है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपडेट से। शेयर में पिछले दो सेशन में, आज का सेशन छोड़ करके पिछले दो सेशन में 8% की तेजी बनी, लेकिन आज 2% 2.5% शेयर नीचे था। रीजन था कि यूएस बेस्ड सब्सिडरी जो कंपनी की है, वहां पर 540 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला, ठीक है, फ्रॉम अ मेजर अमेरिकन डेवलपर ऑफ यूटिलिटी स्केल सोलर की तरफ से एंड एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। अब ये पूरा प्रोजेक्ट जो कंपनी का है, ये 2027 तक शेड्यूल किया जा रहा है, जिसमें 270 मेगावाट शेड्यूल्ड है आपका बचा हुआ, और 2028 तक द कंपनी डिस्क्लोज इन अ स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे को कंपनी ने ये अपडेट यहां पर बताई थी। 270 मेगावाट कंपनी का 2025 तक। तो जो पूरा ये प्रोजेक्ट कंपनी का रहेगा वो 2027-28 तक अकम्प्लिश करने की बात यहां पर की गई है कंपनी की तरफ से। अब ये तो होगी अपडेट। शेयर चार्ट पैटर्न पे क्या दिखा रहा है, उसके साथ में क्या स्टॉक अभी महंगा है या सस्ता है या फिर ठीक ठाक प्राइस पे है। स्टॉक 2966 पे, यानी कि लगभग 3000 के आसपास का शेयर इस समय चल रहा है। आज 3.25% नीचे था, 3.15% शेयर नीचे था, और स्टॉक का पी 45.6 का है, और बुक वैल्यू 330 रुपए की है। अब स्टॉक का पी अगर हम देखें तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, 45.6 क्या ये ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड? मेरे हिसाब से 45.6 का पी बहुत स्टेबल पी माना जाता है, लेकिन मार्केट की कंडीशन को आपको देखनी पड़ती है। कभी भी आप किसी भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ पीई क्राइटेरिया पर नहीं जज कर सकते कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। हमें देखना होता है कि पूरे मार्केट की कंडीशन क्या है। तो अगर हम पी देख रहे हैं तो स्टॉक स्टेबल है, यहां पर 45.6 स्टेबल इंडिकेट करता है। बुल मार्केट में ये स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है पीई की 45.6, लेकिन अगर मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी भी खराब डायरेक्शन में जा रही हो तो वहां दिक्कत है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब पहले ही कह चुके हैं कि भैया ट्रेड टैरिफ जो आपका है हम बढ़ा देंगे, अगर आप रशिया से ट्रेड करोगे स्पेशली ऑयल का तो हम आपके ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे। तो मार्केट को लेकर के अभी सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज खराब है कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब कब रात को उठे और कब दिन में सोने से पहले कुछ कह दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बस यही चीज है जो मार्केट में भी आपको समझनी और देखनी जरूरी है। अदरवाइज बुल मार्केट में इस पीई पर स्टॉक को रोक पाना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। ठीक है, अब शेयर कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कंपनी की सेल से। 3328 2023 में। क्या कंपनी हर क्वार्टर में एक बेंचमार्क दे रही है? नहीं। दिसंबर 2023 में कंपनी लैग करी, फिर कंपनी ने नंबर अच्छे दिए, फिर से अच्छे नंबर, फिर से अच्छे नंबर, फिर कंपनी नीचे आई, फिर आगे कंपनी ने अच्छे नंबर दिए। यानी कि अगर आप कंपनी की सेल्स देखोगे ओवरऑल सिर्फ 2023 में ही कंपनी ने कहीं ना कहीं लैग किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद कंपनी ने वापस रिकवरी दिखाई है। यानी कि दिसंबर का क्वार्टर कंपनी का कहीं ना कहीं वीक परफॉर्म करता देखने को मिलता है। क्या जून क्वार्टर कंपनी का एक बेंचमार्क है? अगर बेंचमार्क की बात करें तो मार्च क्वार्टर कंपनी का एक बेंचमार्क नजर आता है। जून क्वार्टर बेसिकली मार्च को फॉलो अप कर रहा है यहां पर सेल्स में। अब प्रॉफिटेबिलिटी देखें, लेकिन उससे पहले ओपीएम परसेंटेज देख लेते हैं। तो ओपीएम परसेंटेज काफी स्ट्रांग हुआ है पिछले क्वार्टर के अंदर। उसके पहले ओपीएम परसेंटेज आपका बहुत डिसेंट था, 14, 13, 15, 16%, बहुत डिसेंट था। टैक्स परसेंटेज भी आपका बहुत रेगुलर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट थोड़े से अनस्टेबल आप यहां पर कह सकते हो। नेट प्रॉफिट थोड़े से अनस्टेबल है, 338, 320, 141, 475, फिर 401, 376, 507 और फिर 644। तो नेट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्या कंपनी का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन? यस, डेप्रिसिएशन थोड़ा सा हाई है इंटरेस्ट के कंपैरिजन में, और अदर इनकम से भी कंपनी एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर रही है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर कंपनी के इफेक्ट पड़ता है। कभी अनसर्टेन अदर इनकम तो कभी हैवी अदर इनकम की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इफेक्ट आ रहा है। ओवरऑल ओपीएम और टैक्स परसेंटेज कंपनी का काफी डिसेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी बेंचमार्क लेकर के आ रही है, ये एक अच्छा साइन है। प्रॉफिट्स में भी सेल्स में भी ये एक अच्छा नंबर है।
रिजर्व्स और बोरोइंग्स कंपनी की कम है, रिजर्व्स ज्यादा है कंपैरेटिवली, तो ये भी कुछ खराब साइन यहां पर नहीं है। इसके अलावा और हमारे पास क्या चीज है, हम आएंगे यहां पर प्रमोटर होल्डिंग डाटा पे। तो रिसेंटली आपके एफआईआईज ने सेलिंग करी है, ठीक है। एफआईआईज का डाटा अगर आप यहां पर देखोगे तो एफआईआईज ने मार्च के अंदर आधी कर दी अपनी होल्डिंग। अभी देखते हैं जून का डाटा भी आना बाकी है, वहां देखते हैं एफआईआईज क्या कर रहे हैं। ओवरऑल एफआईआईज की एंट्री बहुत जरूरी है। अगर हम डीआईएस भी देखें तो डीआईएस ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम करी यहाँ पे, तो अभी जून का डाटा देखना जरूरी रहेगा कि जून में क्या करते हैं आपके एफआईआईज और डीआईएस यहाँ पे, ठीक है। चार्ट पैटर्न पे आते हैं। अब स्टॉक अभी तक अपने हाइज पर नहीं आ पाया है, जहां पर इसका आईपीओ आया था, उसके बाद में लिस्टिंग गेन्स के बाद जो रैली शेयर में बनी, अभी तक वो हाई शेयर में नजर नहीं आए हैं। यहां पर शेयर ने डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न क्रिएट किया, यानी कि लिस्टिंग गेन्स तो आपको मिले, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको मिल गई होल्ड करने की, लेकिन उसके बाद से स्टॉक एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पर चला। उसके बाद स्टॉक ने लो टच करने के बाद एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनाने के बाद फिर से एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न पे चला। अपवर्ड वेजेस पैटर्न और डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में क्या होता है, पहले अपवर्ड वेजेस पैटर्न सुनो। अपवर्ड वेजेस पैटर्न में आपके बढ़ते सपोर्ट होते हैं और बढ़ते रेजिस्टेंस होते हैं, और गिरते वेजेस पैटर्न में आपके गिरते सपोर्ट और गिरते रेजिस्टेंस होते हैं। ये होता है डिफरेंस आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर। अभी स्टॉक क्या कर रहा है, एक ट्रेंड के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन इस ट्रेंड का सपोर्ट बहुत नीचे है। अगर हम कंपेयर करें, मान लो कि अभी शेयर 2965 पर है, यही शेयर का प्राइस है अभी, ठीक है, 2965 पे, यानी कि शेयर ने आज एक रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन किया। अगर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें यहां पर, तो शेयर ने एक रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन किया। क्या लेवल है रेजिस्टेंस का, इस रेजिस्टेंस का लेवल है 3015 का ये रेजिस्टेंस है। अगर हम क्रूशियल रेजिस्टेंस के लेवल्स देखेंगे यहां पे, तो क्रूशियल रेजिस्टेंस के लेवल्स आपको नजर आएंगे 3270 से लेकर के आपका आएगा ये, एक सेकेंड, 3270 से लेके 3185, तो ये आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, और ये आपका मिड रेजिस्टेंस। आज स्टॉक ने मिड रेजिस्टेंस को भी ब्रेक डाउन किया है। ऐसे में अब हमारे पास ये डायगोनल बचती है, जिसकी वजह से शेयर एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न क्रिएट कर रहा है। लेकिन इन केस अगर शेयर यहां पर ये वाली वेजेस पैटर्न भी, जो कि अपवर्ड ट्रेंड को इंडिकेट करती है, इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है, तो हमारे पास सपोर्ट जोन कहां पे आता है, अराउंड 2500 एंड गिव मी 1 सेकेंड, 2560 के पास आपका फिर ये सपोर्ट जोन आता है, अगर शेयर इस वाली डायगोनल को यहां पर ब्रेक डाउन करता है। तो जैसा भी मैंने डिस्कस किया कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, उसको देखते हुए शेयर यहां पर इस लेवल पर आता देखने को मिल सकता है। हमें अपवर्ड वेजेस पैटर्न चाहिए, हमें ब्रेकआउट्स अगर चाहिए, तो हमें मार्केट में भी प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी चाहिए होगी। क्योंकि अगर मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रही, मतलब कि मार्केट अगर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ चला गया, यानी मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, अब आपको प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे, मार्केट में लॉसेस मिलेंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये वाला लेवल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्या ये शेयर अभी इस लेवल पर आपको ओवरवैल्यूड लगता है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। लेकिन जाने से पहले एक बार टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी देखो, 82.8 का एमएफआई है जो कि बेरिश है, 54.1 का आरएसआई है। 50s और 60s के आरएसआई जब भी आपका होता है, हमेशा मार्केट की तरफ स्टॉक देखता है कि मार्केट क्या परफॉर्म करके जाएगा, और एमएफआई डेफिनेटली अभी ओवरबोर्ड बेरिश है, जो कि पुल बैक की कंडीशन भी शो कर सकता है। बाय एसएल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।